अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि आपके इल्म में है कि मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर कुछ वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है, तो उसी सिलसिले की एक और वीडियो आज बनाई है मैंने, जिसमें हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एटीपी की फॉर्मेशन पढ़ी थी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि पिगमेंट्स, उनके अरेंजमेंट्स, लाइट का रोल, वाटर का रोल और कार्बन डाइऑक्साइड का रोल। तो देखते हैं बेटा अब हमारे पास अगले टॉपिक्स क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म, और मैंने कोशिश की है कि ये सारी बुक्स आपकी कवर हों। पहले भी समझा चुका हूँ। आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड 70, 80, 90% एक सेम है, और केपी के और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड में कोई फ़र्क नहीं है। जो डिफरेंस होगा वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। थोड़ा सा पंजाब की बुक में ज़रूर डिफरेंसेस हैं, तो वो हमने कोशिश की है कि अलग से वो भी आपको इस वीडियो में मिले। तो बच्चों, जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, आज इसके मैकेनिज्म में जाते हैं। तो इस डायग्राम को समझ लें अच्छे से। कोई डायग्राम अक्सर आपके पास आ जाती है एंट्री टेस्ट में। इसमें आपसे पूछा जाता है बेटा कि इनपुट क्या है। तो इनपुट देखें, एक तरफ तो होता है वाटर और इसका आउटपुट होता है ऑक्सीजन। किस रिएक्शन में यूज़ हो रहा है देखें, लाइट ड्राइवन रिएक्शन यानी लाइट रिएक्शन में। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस को हम कैटेगराइज कर दें। अगर ये जो येलो पोर्शन है आपका, इस सारे को मैं लाइट रिएक्शंस कह दूं, और दूसरी तरफ हमारे पास केल्विन साइकिल, जिनको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखो ये कहाँ हो रहे हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर। वाटर यूटिलाइज हुआ, लाइट यूटिलाइज हुई, फोटो सिस्टम्स यूज होते हैं, PS1 एंड PS2, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यूज होते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से इवॉल्व होगी और NADPH में, और ADP और P ATP में कन्वर्ट होते हैं। फिर यही NADPH और ATP यूटिलाइज हो रहे हैं हमारे पास केल्विन साइकिल में। तो यहाँ बेटा हमारे पास जो प्रोडक्ट एंटर होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और कन्वर्जन होगा ग्लूकोज में। ये इन्होंने जनरल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला दिया है ग्लूकोज के लिए। तो केल्विन साइकिल कहाँ होती है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड पर। ठीक है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, सॉरी थाइलेकोइड कह रहा हूँ, सॉरी, स्ट्रोमा में। इसको हम इरेज कर दें यहाँ से। ये थोड़ी सी जल्दबाजी में मुझसे गलती हुई है, एंड सॉरी फॉर दिस। ओके, तो केल्विन साइकिल बेटा कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। तो ये स्ट्रोमा के रिएक्शन है। जबकि ये हमारे पास सारे के सारे थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर होने वाले रिएक्शन हैं। तो अब इन मैकेनिज्म में जाते हैं। तो ये हमारी सिंध की बुक कह रही है फर्स्ट फेज जो है फोटोसिंथेसिस का, जहाँ एनर्जी फोटॉन्स की यूज़ की जाती है केमिकल एनर्जी बनाने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एनर्जी जो यहाँ स्टोर होती है फोटोन की, वो किस शक्ल में कन्वर्ट की जाती है बेटा, ATP NADPH2। और फिर ये ATP NADPH2 यूज़ होते हैं कार्बोहाइड्रेट में बनाने के लिए, ताकि केल्विन साइकिल या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन चल सकें। तो ये कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में लाइट कैप्चर करने वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन मौजूद हैं। कौन सी मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन बेटा, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन, जिनको आप प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स या कॉम्प्लेक्सेस जो मौजूद है मेम्ब्रेन पर। कौन कौन से बेटा, PS1, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम B6F और BF कॉम्प्लेक्स, और ATPase और ATP सिंथेस। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ मौजूद होते हैं बेटा 3 तरह के, प्लास्टिकोइनोन,
PQ plus cyanine and फेरेडोक्सिन। PS1 और PS2 दोनों स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रखते हैं। प्लेसेंटस में स्पेशल कौन सा होगा? जिसके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। कह रहे हैं ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। इनमें चेंजिंग क्यों होती है बेटा? चेंजिंग एक रीज़न है, इसके जो एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम है, जैसे कि हम 700 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर देख रहे थे, वो डिफरेंस है इनके जो बाउंडेड प्रोटीन्स हैं उनके साथ। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सेंटर में होता है, ये बात हमने की थी, आपको याद रखनी है। PS1 की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है 700 नैनोमीटर और PS2 की है हमारे पास 680, तो इसीलिए इनको हम P700 और P680 से भी लिख सकते हैं। P यहाँ पिगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सेम डायग्राम बेटा दोबारा दी गई है जो हमने भी डिस्कस की थी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी बुक के मुताबिक दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होने वाले हैं लाइट रिएक्शन में, एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये बता रहे हैं आपको कि जब लाइट पहुंचती है रिएक्शन सेंटर में P680, PS2 से ये रिएक्शन शुरू होंगे। तो यहाँ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद हैं किस फॉर्म में? डायमर। डायमर कहते हैं डबल मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म मौजूद होंगे, दो मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, क्लोरोफिल एक है। तो जब फोटोन लाइट का हिट करता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, तो इन फोटॉन्स की एनर्जी एक्साइट करती है इलेक्ट्रॉन्स को और ये ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पर चले जाते हैं। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं P680 में, वो रैपिडली ट्रांसफ़र होते हैं सबसे पहले किसके पास? ये याद रखना है, MCQ आ चुका है फियोफाइटिन पर। फियोफाइटिन कौन था? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2। फिर वहाँ से जाते हैं प्लास्टोक्विनोन की तरफ, PQ की तरफ। अच्छा जी, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि P680 जो प्रोड्यूस हुआ है, इसकी चार्ज सेपरेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपनसेट की जाती है, रिड्यूस किया जाता है। यानी अगर हम कहें कि P680 के जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थे, अगर उन्होंने अपने हाइड्रोजन लॉस कर दिए हैं, तो उसको मैनेज कौन करेगा, बैलेंस कौन करेगा? बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वाटर। ये कैसे होगा? फोटोलाइसिस से होगा। फोटोलाइसिस को हम वाटर स्प्लिटिंग कहते हैं। कहाँ होगा बेटा? ये ल्यूमेन में होगा, थाइलेकोइड के जो स्पेस होता है उसमें। यहाँ एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं Z कॉम्प्लेक्स, और इसमें मैंगनीज मौजूद होगा, मैंगनीज Mn। Z कॉम्प्लेक्स तो ये क्या कर रहा है? इमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर है P680 का। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगा 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा? दो वाटर मॉलिक्यूल्स को आप ब्रेक करेंगे। तो जब दो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तो 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज होगा और 4 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, अब देखें जो यहाँ से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की हमने बात की थी ना, फियोफाइटिन से, फिर प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन से बात आगे बढ़ा रहे हैं कि PQ मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को और 2 प्रोटॉन्स को रिसीव करेगा। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि PQ स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन आयंस को भी या 2 प्रोटॉन्स को भी गेन करेगा ताकि उसे ये पंप करवा सके। लेकिन इसके लिए इसे ज़रूरत पड़ेगी साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स की। तो PQ ने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किए यानी रिसीव किए और इन इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को दिया। ये जो मैकेनिज्म है बेटा, इसे हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। तो मेनली देखें फेडरल में, पंजाब में ज़्यादातर बताया गया है कि साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स रेट लिमिटिंग स्टेप है। या रेट लिमिटिंग क्यों कह रहे हैं? यानी इस स्टेप पर फोटोसिंथेसिस को रोका भी जा सकता है, रुक भी सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन के पंप होने से ATP बनेगी। कैसे, वो हम आगे समझते हैं। PQ रिलीज करेगा प्रोटॉन्स को ल्यूमेन में। अब ये थोड़ी सी बात में कन्फ्यूजन है हमारी बुक के हिसाब से कि PQ रिलीज नहीं करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयन को लेगा, प्रोटॉन्स को लेगा और उन्हें कहाँ भेजेगा? उन्हें भेजेगा साइटोक्रोम BF में, और साइटोक्रोम BF ल्यूमेन में फिर इन प्रोटॉन्स को पहुँचाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, वो PQ से साइटोक्रोम BF, इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनकी बात कर रहे हैं हम, PQ से साइटोक्रोम BF और साइटोक्रोम BF से PC की तरफ जाएंगे
पीसी जो है यानी प्लास्टोसाइनिन, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को PS1 तक पहुंचाएगा। ये डायग्राम से हमें क्लियर होगा, और दो तरह की डायग्राम्स हमारे पास हैं, दोनों को देखते हैं। पहले ज़रा थ्योरी पढ़ें। अभी कह रहा है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1, यहाँ PS1 दिखाया हुआ है बेटा। देखिए इसके भी इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाते हैं, जिसका नाम था आयरन सल्फर प्रोटीन या आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स या FeS कॉम्प्लेक्स। और यहाँ देखें तो फियोफाइटिन मौजूद है। ठीक है, ये दोनों आपको PQ दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, ये इसी के स्पेशल कोइनोन है PQ के साथ, PQ का पूल है। फिर ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम खुद भी देखिए किस चीज़ से बना होता है, साइटोक्रोम से, आयरन सल्फर प्रोटीन से, साइटोक्रोम्स के पिगमेंट से। और फिर ये प्लास्टोसाइनिन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे। तो यहाँ से देखना शुरू करें अगर हम तरतीब से, तो देखें PS2 से इलेक्ट्रॉन्स गए फियोफाइटिन की तरफ, फियोफाइटिन से PQ, PQ से साइटोक्रोम BF, साइटोक्रोम BF से PC और PC से PS1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपके पास कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमने बात की थी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज करने के लिए कौन मौजूद होगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ नज़र डालें तो ये देखें FeS के पास जाकर फेरोडॉक्सिन के पास जाएंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये। तो एक्चुअली बेटा देखें मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारे पास प्लास्टोकोइनोन, प्लास्टोसाइनिन और फेरोडॉक्सिन है। ये फेरोडॉक्सिन इन इलेक्ट्रॉन्स को NADP को देगा, और NADP स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन गेन करके क्या बना देगा, NADPH। ATP यहाँ बनते हुए नहीं दिखाई गई, उसका मैकेनिज्म अलग है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ ये बता रहे हैं यही बातें जो मैंने डायग्राम में बताई कि PS1 के इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे सबसे पहले P के पास, फिर वहाँ से फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन में आयरन मौजूद होता है, याद रखना है, फेरो का वर्ड आयरन के लिए है। और एक एंजाइम NADP रिडक्टेज इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेगा FD से NADP की तरफ। ठीक है, FD से NADP की तरफ, ये एंजाइम बता दिया है इन्होंने, NADP रिडक्टेज। और अब NADP जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन रिसीव करके NADPH2 बना देगा। अब NADPH2 को हम कहते हैं बेटा रिड्यूसिंग पावर के तौर पर यूटिलाइज होगा आपके पास, कहाँ, डार्क रिएक्शन में। और एसिमिलेटिंग पावर जो मेन पावर है वो लाइट एनर्जी है और ATP बनाती है। तो ATP को हम कहते हैं एसिमिलेटिंग पावर, NADPH2 को रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। अब ATP की फॉर्मेशन को समझें तो बेटा ये कह रहे हैं एनर्जी रिलीज जो होती है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से साइटोक्रोम सिस्टम्स की मदद से। साइटोक्रोम सिस्टम ने कहा था ना हाइड्रोजन आयन पंप कर रहे थे, तो वो एक इनडायरेक्ट मैनर में प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम सिस्टम के क्या कर रहे थे, पंप कर रहे थे हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में। तो थाइलेकॉइड ल्यूमेन एक रिजर्वायर के तौर पर काम करेगा हाइड्रोजन आयंस के, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और पंप भी हो रहे हैं। तो ये सब यहाँ जमा हो जाएंगे। हाई क्वांटिटी जो हाइड्रोजन आयन की है थाइलेकॉइड स्पेस में, तो स्ट्रोमा में हो जाएगी कम। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या हम कहते हैं ऑस्मोटिक डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन जो है वो आपके बाहर से यानी स्ट्रोमा में कम हो जाएंगे और ल्यूमेन में ज़्यादा हो जाएंगे। अब हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो होती है वो बेसिकली ऑस्मोसिस होती है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट है और इस मूवमेंट के लिए हमें एक चैनल प्रोटीन की ज़रूरत होगी। और ये चैनल प्रोटीन किसके पास मौजूद होता है, ATPase। एक्चुअली बेटा ये ATP सिंथेज होना चाहिए, ATPase नहीं कहेंगे इसे, ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ATP बनाने वाला कॉम्प्लेक्स। अब हाइड्रोजन आयन जो ल्यूमेन में मौजूद थे वो गुजरेंगे ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स से और ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिसके नतीजे में ADP और P को मौका मिलेगा कंबाइन होने का और ATP, ADP और P के मिलने से ATP प्रोड्यूस हुई। अभी जो हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट है ATPase कॉम्प्लेक्स की मदद से हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसे हम कहते हैं केमी ऑस्मोसिस। और क्योंकि इसमें ATP बन रही है तो इसे हम केमी ऑस्मोटिक ATP सिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि केमिकल्स और ऑस्मोटिक इवेंट एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं ATP सिंथेसिस को।
अच्छा जी, ये कह रहा है लीनियर फ्लो की बात करें हम इलेक्ट्रॉन की, तो वाटर टू NADP कपल्ड ATP सिंथेसिस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आसान कर लें बेटा कि इलेक्ट्रॉन पास होते हैं वाटर से टर्मिनल एक्सेप्टर की तरफ और दोबारा कभी भी नहीं आते। आप इसको और आसान कर लें कि जो PS2 से इलेक्ट्रॉन्स गए थे या PS1 से गए थे वो वन डायरेक्शन में थे, एक ही डायरेक्शन में थे, रिवर्स नहीं हुए थे। रिवर्स नहीं हुए तो इसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो अब ये कह रहा है 4 इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे। फोटोलाइसिस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन PS2 से PS1 की तरफ, NADP की रिडक्शन हुई NADPH2 बनाने के लिए, और ATP की सिंथेसिस को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा। यहाँ इस डायग्राम को समझ लें तो ये बेहतर डायग्राम है हमारे पास। देखें, सबसे पहले लाइट पहुँच रही है P680 यानी PS2 की तरफ, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और यहाँ से P की तरफ जाएंगे। जब P पर जाएंगे तो P से ये PQ की तरफ जाते हैं, PQ से फिर साइटोक्रोम BF, साइटोक्रोम BF से PC, PC से PS1 की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पहुँच गए। अब जो PS1 के इलेक्ट्रॉन्स थे वो जाते हैं FD की तरफ, P के पास जाएंगे, फिर FD के पास, फिर FD से NADP की तरफ भेजेगा ताकि NADPH की फॉर्मेशन हो। अब इस दौरान ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाला था कि हाइड्रोजन आयन का पंप होना। अब देखें ये जो पंप हुए हैं कहाँ पंप हुए हैं, PQ की तरफ, और PQ ने देखें किसे दिए हैं, साइटोक्रोम BF को, और साइटोक्रोम BF ने अब हाइड्रोजन आयन को यहाँ पंप कर दिया। दूसरी तरफ वाटर की स्प्लिटिंग जो हो रही थी बेटा, उससे भी हाइड्रोजन आयन बन रहे थे, तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ बढ़ते जाएंगे और यहाँ कम होंगे। अब जब ये हाइड्रोजन बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो इस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ये चार्ज मॉलिक्यूल है, चार्ज हाइड्रोजन आयन है। तो इसके लिए हमें चैनल प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी जो मौजूद होता है ATP सिंथेस के पास। ठीक है, इसे F1FO भी कहा जाता है, F1FO भी कहते हैं। ये वाला पोर्शन कहलाता है बेटा FO और ये कहलाता है F1 चैनल। तो ये जब हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे तो आप देखें यहाँ ATP, ADP और P मौजूद थे। हाइड्रोजन आयन को यूज़ करते हुए, इनकी एनर्जी को यूज़ करते हुए ATP की फॉर्मेशन भी होगी। अब इस सारे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कोई भी रिवर्स नहीं हुआ, वापस नहीं आया, तो इसलिए हम इसे लीनियर फ्लो या फिर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कहते हैं। अब साइक्लिक की बात करें तो यहाँ देखें दोनों को कंपेयर किया है। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन चला था सीधा सीधा, लेकिन जब हम नॉन साइक्लिक की बात करते हैं तो साइक्लिक में ध्यान से देखें कि FD के पास पहुंचने के बाद यानी PS1 के इलेक्ट्रॉन वापस से FD ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है किसकी तरफ, साइटोक्रोम B की तरफ। ये फेडरल की बुक में अच्छी तरीके से बताया गया है, आगे उसे और समझते हैं। अब ये कह रहे हैं इन सम कंडीशन, जैसे NADP की सेचुरेशन हो जाए, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स अब मूव नहीं करेंगे NADP की तरफ, तो हम ऐसे कह दें दे टेक एन अल्टरनेट पाथवे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब इस पाथवे में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं FD रिसीव करेगा, लेकिन अब वो कहाँ भेजेगा, साइटोक्रोम BF की तरफ। यानी NADPH तो बन चुका, लेकिन ATP की अगर कमी होगी तो उस वक्त ये प्रोसेस होता है। ठीक है, ये याद रखना है, ATP की शॉर्टेज के लिए ये प्रोसेस होता है, ATP की फॉर्मेशन को यानी उनकी टोटल अमाउंट बनाने के लिए। तो अभी एक फिर से कह रहा है अल्टीमेटली कम बैक तो P700 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ATP इज जनरेटेड बाय द कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आगे सेम प्रोसेस होगा, फर्दर NADPH प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है। ठीक है, FD NADP को इलेक्ट्रॉन देने के बजाय साइटोक्रोम BF को दे रहा है। तो ये की पॉइंट बेटा आपको याद रखने होते हैं कि NADPH तो यहाँ नहीं बनता, लेकिन ATP की कमी को पूरा करने के लिए ये प्रोसेस होता है, इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। अभी कह रहे हैं कि ये कब होता है, जब ATP कम हो, मैंने आपको बताया, और डिमांड जो है ATP की ज़्यादा हो, किसके लिए, केल्विन साइकिल के लिए, और प्लस में हमने कहा NADPH भी एक्यूमुलेट हो चुका हो। तो राइज इन NADPH के बढ़ने की वजह से ये स्टिमुलेट करेगा एक टेम्परेरी शिफ्ट को, यानी टेम्परेरी शिफ्ट किसे कह रहे हैं, नॉन साइक्लिक को साइक्लिक में कन्वर्ट करना।
सेम बेटा यहाँ भी आपको वही डायग्राम बताई गई है, कौन सी, जो अभी हमने डिस्कस की थी, आप यहाँ देख रहे हैं। ये FNR का नाम लिखा होता है तो बच्चे अक्सर पूछते हैं फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, फेरोडॉक्सिन FN, ठीक है, या आप ऐसे कह लें फेरोडॉक्सिन NADP आर रिडक्टेज। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ें हम, तो ये आपके पास आ गया है, देखें एक Z कॉम्प्लेक्स, ये जो हमने डायग्राम देख रहे हैं इसे हम Z कॉम्प्लेक्स नहीं बेटा Z स्कीम कहते हैं, सॉरी Z स्कीम कहते हैं, ये Z स्कीम है। Z स्कीम इसलिए कहलाती है कि ये देखो जिगजैग फॉर्म में बनी हुई है। तो यहाँ PS2 के इलेक्ट्रॉन देखे कहाँ गए, P680 फ्यूफाइटिन देन प्लास्टोक्विनोन पूल, ये वाली डायग्राम हमारी बुक में भी थी। सेम टू सेम अगर हम PS1 के इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो आयरन सल्फर फेरोडॉक्सिन NADP और NADPH की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे पास देखें साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को दिखाया गया है बेहतर तरीके से कि इसके इलेक्ट्रॉन से गए थे PQ से साइटोक्रोम BF, PC, फिर PA फोटोसिस्टम 1। अगर हमारे पास NADPH ज़्यादा बन चुका है और ATP नहीं बनी है तो FD क्या करेगा, देखें सम इलेक्ट्रॉन रूटेड टू ट्रांसपोर्ट चेन बिकॉज मोर ATP नीडेड देन NADPH, तो ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो बन जाता है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये आपके पास जो सिस्टम है ATP बनाने के लिए सिर्फ PS1 यूटिलाइज हो रहा है, PS2 का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस की बात करें बेटा, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जो है हमारे पास सेकंड फेज है, इसको केल्विन बेंसन साइकिल, सिंपली केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल भी कहते हैं। और जो प्लांट्स इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं वो C3 प्लांट्स कहलाते हैं। C3 क्यों कहते हैं? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनती है बेटा इस सारे रिएक्शन में उसका नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हैं, 3PGA। ये C3 का कंपाउंड है, 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, इसलिए इसको हम C3 कहते हैं। अच्छा जी, तो अब देखें इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती डायरेक्टली, इट रिक्वायर केमिकल एनर्जी ऑफ ATP and ADPH, तो इसीलिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस या प्रीवियसली इन्हें डार्क रिएक्शन भी कहा गया था। अब इस फेज़ को डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने और इसका क्लीग था जिसका नाम था बेंसन, तो इसे केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी ट्रायोस फॉस्फेट में, यानी फॉस्फोग्लिसरोज भी कह सकते हैं इसको हम, या ग्लेसर अल्डिहाइड भी कहते हैं, या फिर बेटा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों आपके कौन थे? ये ट्रायोज मॉलिक्यूल हुआ करते थे बायोमॉलिक्यूल्स में, और फिर ये कन्वर्ट किए जाएंगे हेक्सोजेज में, सुक्रोज और स्टार्च में। तो अब पॉइंट ये है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनती है हमने कहा C3, इसलिए C3 साइकिल कहते हैं। अब यहाँ स्ट्रोमा में कुछ चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं, वो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए दो चीज़ें तो आई हैं ATP और NADPH लाइट रिएक्शन से। यहाँ पर एक तो फॉस्फोराइलेटेड 5 कार्बन शुगर का मॉलिक्यूल राइबोलोज 1,5 बाय और बिसफॉस्फेट है, और दूसरा बेटा यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाई जाती है उसको हम कहते हैं रुबिस्को एंजाइम। तो हम ये कहते हैं बेटा इस यूनिवर्स में अर्थ पर, प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है या एंजाइम्स पाए जाते हैं वो रुबिस्को ही हैं, और वो प्लांट्स में मौजूद होते हैं। देखते हैं क्या काम करते हैं। केल्विन साइकिल बेटा हमने 3 स्टेजेस में इसको कैटेगराइज किया है, कार्बोडाइलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कहते हैं, ठीक है, रिडक्शन जिसमें 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड्स जो भी हमने बात की थी PGA, उनको रिड्यूस किया जाएगा ताकि ट्रायोज बना सकें, और रीजनरेशन जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था C5 दोबारा से बन सके। तो यहाँ देखें 3 मॉलिक्यूल्स इन्होंने बताए हैं, 3 मॉलिक्यूल्स किसके बेटा? राइबोलोज बिसफॉस्फेट का ये शॉर्ट एब्रीवेशन फॉर्म है, और हम यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी प्रेजेंस में बेटा? रुबिस्को की प्रेजेंस में। अब रुबिस्को की फुल फॉर्म देखें तो ये एक एंजाइम है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेज। फिलहाल यहाँ इसका काम बेटा ऑक्सीजनेज नहीं होगा,
ऑक्सीजनेज का काम ये जब भी करने लगेगा तो उस रिएक्शन को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, वो हम अगले टॉपिक्स में देखेंगे, फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा जी, अगर हम देखें इस पहले रिएक्शन को, तो इस पहले रिएक्शन को मैं ऐसे कैटेगराइज कर देता हूँ, 3 मॉलिक्यूल्स राइबोलोज बिसफॉस्फेट के और 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, जब ये कंबाइन होते हैं तो ये था C5 का मॉलिक्यूल बेटा, ठीक है, ये था आपका C5 का मॉलिक्यूल और इसमें एक C है, तो दोनों को मिलकर C6 बनाना था, लेकिन ये C6 नहीं बना पाते बल्कि ब्रेक हो जाते हैं 2C3 में। अगर एक मॉलिक्यूल बेटा 2C3 में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3, तो कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल्स। किसके बेटा, C3P के। देखो इसके पास थे C5P, 2 P थे, और एक और C ऐड होने के बाद C6P बनना था, लेकिन ये टूटकर C3 बना विद सिंगल P, तो इसको हमने PGA फॉस्फोग्लिसरेट का नाम दिया। ठीक है, इस पहले रिएक्शन में बेटा यही होता है, ऊपर यही कुछ लिखा हुआ है। दूसरे रिएक्शन में देखें तो यहाँ 2 स्टेप होने वाले हैं। पहले बेटा यहाँ पर फॉस्फेट की एडिशन होगी, यानी ATP यूटिलाइज होगी, और फिर NADPH की मदद से रिडक्शन होगी, तो मेन रिएक्शन रिडक्शन कहलाता है। किसकी रिडक्शन हो रही है, इस PGA की। तो जब ये ATP गेन करता है और NADPH भी इसमें ऐड होते हैं, देखो 6 ATP यूटिलाइज हो रहे हैं इस रिएक्शन में और 6 NADPH यूटिलाइज हो रहे हैं इस रिएक्शन में, तो मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है G3P। अब G3P का मतलब क्या है बेटा, ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब ये जो G3P बना है बेटा, ये आखिरी स्टेप में जाएगा, ये देखो ये दूसरे स्टेप में ऐसे कन्वर्ट कर दिया मैंने। आखिरी स्टेप क्या था बेटा, रीजनरेशन। तो देखें इन 6 में से 5 मॉलिक्यूल यहाँ अलग हुए हैं, एक मॉलिक्यूल अलग हुआ, तो हम कहते हैं हाफ मॉलिक्यूल बन चुका है ग्लूकोज का, बिकॉज हमारे पास सिर्फ हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किए थे। ऐसे कह सकते हो कि पूरी ग्लूकोज को बनाने के लिए ये साइकिल 2 मरतबा होगी, तो 2 केल्विन साइकिल्स अगर हमारी बुक के हिसाब से देखें तो 2 केल्विन साइकिल्स एक ग्लूकोज बनाने में यूटिलाइज होंगी। अब ये जो रीजनरेशन है इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखें, ये जो आपके 5 मॉलिक्यूल्स थे G3P के, ये अपने 2 फॉस्फेट लॉस करते हैं और 3 ATP को यूटिलाइज करके फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट में, ये रीजनरेशन हो गई। अब अगर हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा यूटिलाइज करें तो ये सब कुछ डबल हो जाएगा। तो अब आपको याद रखना है, ये एक साइकिल में 6 ATP यहाँ यूटिलाइज हुए, 3 ATP यहाँ यूटिलाइज हुए, तो टोटल ATP कितने यूटिलाइज हुए बेटा, 9 ATP सिंगल साइकिल में, लेकिन सिंगल साइकिल से ग्लूकोज नहीं बना है, तो ग्लूकोज बनने के लिए हमें कितने ATP चाहिए, 18। इसी तरह अगर हम देखें तो NADPH सिर्फ और सिर्फ 6 यूटिलाइज हुए हैं, पूरे ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH। अब रुबिस्को की मैंने बात कर ली थी, इसने दोबारा बताया है कि इसके डबल फंक्शन है, कार्बोजाइलेज भी है, ऑक्सीजनेज भी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा और आपके पास साइकिल करेगा केल्विन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कम होगी, ठीक है, इनएडिक्वेट होगी, तो रुबिस्को ऑक्सीजनेज के तौर पर काम करेगा और यहाँ मॉलिक्यूल बनाएगा फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, और फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये एक्चुअली दोनों इन्होंने एक ही नाम लिख दिए हैं, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट होना चाहिए, ठीक है, ग्लाइकोलेट ऐसे याद रख लें सिंपली, और ये PGA होगा। अब ये जो सारा रिएक्शन है ये रेस्पिरेशन के जैसा रिएक्शन है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, सो दैट इज़ बाय इट इज टर्म्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। इसको अलग से हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। रिडक्शन की मैंने बात की बेटा, देखें इसमें क्या हुआ, PGA जो थे आपके वो 1,3 PPGA में कन्वर्ट हुए और उसके बाद ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं
NADPH को यूटिलाइज करके। तो इन्होंने एक सिंपल इक्वेशन दे दी है 6,3-PGA 6 NADPH 6 ATP, तो 6,3-PGL यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये आ गया यहाँ पर नाम। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P भी कह सकते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट भी कह सकते हैं। और देखो इससे 6 NADP और 6 ADP और 6P रिलीज हुए हैं। रीजनरेशन में हमने क्या कहा था कि जो 6 मॉलिक्यूल्स थे उनमें से एक मॉलिक्यूल अलग होगा और 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रीजनरेशन में यूज़ होंगे। तो ये बता रहे हैं 5 मॉलिक्यूल्स G3P के या PGL के यूज़ हो रहे हैं और ये रिसाइकिल करेंगे राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट की फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ ये इक्वेशन में भी इसी तरह बताया। अब देखें यहाँ 3 ATP इसमें यूज़ हुए थे, 6 ये यूज़ हुए थे, 9 हो गए थे एक साइकिल के लिए, ठीक है। अब इस साइकिल में देखें कह रहे 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स हुए हैं, 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं। ट्रायोस के 6 मॉलिक्यूल्स ट्रायोस के अरेंज होते हैं 3 मॉलिक्यूल्स, ये सब कुछ सेम लिखा हुआ है बेटा। अब इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो 3 ट्रायोस फॉस्फेट प्रोड्यूस होगा वो दोबारा से साइकिल में इन्वॉल्व होगा हेक्सोज बनाने के लिए या फिर स्टार सिंथेसिस के लिए या फिर फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर के तौर पर सक्रोज सिंथेसिस के लिए साइटोप्लाज्म में भी भेजा जा सकता है। यानी ये 3 इसके फेट हैं या इसे कह लें कि 3 कामों में यूटिलाइज हो सकता है ट्रायोस फॉस्फेट। तो अब ये कह रहे हैं फॉर नेट सिंथेसिस ऑफ ट्रायोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल कंज्यूम कर रही है 9 ATP 6 NADPH, लेकिन जब ग्लूकोज कहेगा तो डबल कर देंगे आप इसे। यहाँ पर दोबारा से वही तस्वीर दी गई है, ठीक है, सारे नाम लिख दिए हैं इन कंपाउंड्स के जो जो बनते हैं। और यहाँ आपके पास फिर से ये बुक की डायग्राम, ये भी वही सेम डायग्राम जो हमने पहले डिस्कस की है। 3 PGA बनते हैं, यहाँ से देखें अगर आप तो ये फेज़ 1 दिखा रहे हैं अलग कलर से, फेज़ 2 में रिडक्शन जिसमें पहले ATP यूज़ हुई और फिर NADPH यूज़ हुआ। देन रीजनरेशन में देखें 5 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए और एक अलग होकर आउटपुट के तौर पर ग्लूकोज या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। यहाँ पर आपको कार्बन नंबरिंग मिल जाएगी। देखें ये C5P था, मैंने कहा था 2 फॉस्फेट होते हैं। फिर यहाँ देखें 3C हैं और एक फॉस्फेट है। अब देखें ये C3 हैं और 2 फॉस्फेट हो गए। एक फॉस्फेट था तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह रहे थे, 2 हैं तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसका एक फॉस्फेट भी लॉस होगा NADP का, ये H यूटिलाइज करेगा तो NADP रिलीज़ हो जाएगा, NADPH यूटिलाइज होगा तो यहाँ क्या बना ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड के लिए हमने कहा एक मॉलिक्यूल अलग हुआ, अगर एक और साइकिल होगी तो उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड अल्टीमेटली ग्लूकोज बनेगा। फेडरल की बुक में देखें तो देखें कोई ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे। इसने कहा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का ये डायग्राम सेम हमने डिस्कस की, ये इसी तरह एज इट इज़ आ जाती है पेपर में कि यहाँ इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, यहाँ इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। ये एक लाइन फोटोलाइसिस के लिए थोड़ी सी डिफरेंट लिखी हुई है KPK में, बाकी सब कुछ KPK में भी सेम है। ये कहना चाहता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो यूटिलाइज होते हैं वो बेसिकली 4 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो इससे 4 हाइड्रोजन बनेंगे और 4 OH बनेंगे। ये जो 4 OH हैं ये आपस में मिलकर 2 मॉलिक्यूल बना देंगे वाटर के और ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे। तो ये वाला रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ बेटा KPK में दिया हुआ है, बाकी किसी बुक में नहीं है। अच्छा जी, मैकेनिज्म की हम बात कर लें तो ये देखें कह रहे हैं 2 फेजेस हैं, लाइट इंडिपेंडेंट लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट, ठीक है, जिनको डार्क रिएक्शन कह रहे हैं। मैंने कहा था ATP एसिमिलेटिंग पावर है, NADPH रिड्यूसिंग पावर है, वाटर और ऑक्सीजन यूज़ किए जाते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। डार्क रिएक्शंस, ठीक है, ये कह रहा है कि जब यूटिलाइज होंगे एक्चुअली वहाँ होते हैं जहाँ लाइट यूटिलाइज नहीं होती, तो इसकी ये मीनिंग नहीं लेनी है कि रात में होने वाला रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस अ कंप्लीट डे टाइम प्रोसेस, ठीक है, ये कह रहा है इट ओनली अकर्स इन डे टाइम। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगी तो फिर ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म वही वाला बताया हुआ है। तो हम इसके लाइट रिएक्शंस को देखें तो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा हेडिंग वाइज अलग किया है। ये कह रहे हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस के लाइट एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व करते हैं फोटो सिस्टम्स में, फिर एक्साइटेशन होती है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट चेन बनेगी, केमियोस्मोटिक सिंथेसिस होगी एटीपी की, एनएडीपी की रिडक्शन NADPH2 में, और फोटोलाइसिस भी होगी वाटर की। तो इसने बताया कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक तरीके से, दोनों तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। कह रहे नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन कभी भी रिटर्न बैक नहीं होता, ठीक है, और हमने कहा था साइक्लिक में रिटर्न बैक होगा कब, एटीपी की जब कमी होगी। एटीपी की प्रोडक्शन लाइट की प्रेजेंस में फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है, और जो इस एटीपी के बनने के पीछे मैकेनिज्म है उसे हम कहते हैं केमियोस्मोसिस। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये पढ़ा था अभी हमने। इसमें देखें कह रहा है दोनों सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, PS1 PS2, ठीक है, NADP की फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो PS1 के हैं वो NADP के पास अल्टीमेट पहुंचते हैं ताकि ये NADPH बना सके। PS2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो PS1 की तरफ पहुंचते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ मैकेनिज्म बता रहे हैं स्टेप वाइज। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हो रही है PS2 और इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। सेम प्रोसेस बेटा, कोई चेंज नहीं। PS2 ने गेन किया और फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स रिलीव कर जाएंगे, पीछे एक इलेक्ट्रॉन होल बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फोटोलाइसिस होगी वाटर की। ये इक्वेशन बेटा MCQs में, एंट्री टेस्ट में, नम्स में आई है, और ये इक्वेशन दी थी कि फोटोलाइसिस में क्या क्या होगा। तो 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 बनती है। और Z कॉम्प्लेक्स की हमने बात की थी, ल्यूमेन में ये सारा प्रोसेस होता है थाइलेकॉइड के। अब PS2 से PS1 की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो देखो वही मैकेनिज्म बताया है कि सबसे पहले PS2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, वहाँ से PQ की तरफ, PQ से साइटोक्रोम जो बना हुआ है साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F से। फिर साइटोक्रोम के बारे में बताया कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है बल्कि प्रोटॉन पंप भी है। तो देखेंगे इसको प्रोटॉन पंप बता रहे हैं क्योंकि ये प्रोटॉन को उठाता है स्ट्रोमा से और थाइलेकॉइड के इनर स्पेस में भेज देता है, और इसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी कह रहे थे। प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्टिव करेगा एक एंजाइम को जो कि एटीपी सिंथेज है, ठीक है। इसका काम क्या है, देखें ये कह रहा है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को वापस स्ट्रोमा में नहीं पहुंचाता बल्कि एडीपी और पी को कंबाइन करके एटीपी भी बनाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन भी। तो ये जो सारा मैकेनिज्म है इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो, प्रोटॉन पंपिंग, एटीपी और ये सब कुछ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर हो रहा है, ऐसे केमियोस्मोसिस कह रहे हैं, ठीक है। केमियोस्मोसिस को आगे भी डिस्कस किया है। एक और इन्होंने इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम दे दिया है PC, जो हमने बात की थी। ये अल्टीमेट है। अल्टीमेट क्यों कहते हैं इसको, ये PS1 तक पहुंचा देगा इलेक्ट्रॉन्स को। अब PS1 के जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर जाएंगे, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का गैप प्रोड्यूस हुआ वो PS2 के इलेक्ट्रॉन्स ने फिल कर दिया, ठीक है। PS1 के इलेक्ट्रॉन्स की कमी PS2 के इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं, PS2 के इलेक्ट्रॉन्स की कमी को वाटर के इलेक्ट्रॉन्स पूरा करते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है इन्होंने। आगे चलें तो देखें कह रहे हैं कि आपके जो P700 यानी PS1 के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको फिल करता है, ये बात मैंने बता दी PS2। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे कहाँ जाएंगे, देखें PS1 के ये जाते हैं फेरोडॉक्सिन की मदद से NADP रिडक्टेज एंजाइम, फ्लेवोप्रोटीन भी इसे कहते हैं, ये न्यू नेम लिखा हुआ है यहाँ। तो उस फेडरल की बुक में ये नाम है, सिंध में नहीं है, KPK में नहीं है। और ये फिर NADP को देगा, NADP इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन रिसीव करके NADPH। ये इसका बेटा रियल फॉर्मेशन है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, NADPH2 भी लिखते हैं, NADPH भी लिखते हैं। ये डायग्राम हमने डिस्कस कर ली बेटा। ये Z स्कीम हमारे सामने दी गई है। ये कह रहा है पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम के दरमियान चलता है उसे Z स्कीम कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स जिगजैग शेप। P का मतलब बता चुका हूँ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, ठीक है। बाकी PQ, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स सब कुछ सेम टू सेम, अगेन एंड अगेन हमने रिपीट किया इसीलिए कि आपको बात समझ में आ सके। साइक्लिक में देखें तो फिर से वही चीज़ें हैं एज इट इज़, ये कॉपी पेस्ट है पूरा का पूरा बेटा जो हमारी सिंध की बुक में भी पेस्टेड है।
कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी एक्सेप्टर से एफडी आगे भेजने के बजाय वापस भेजेगा साइटोक्रोम बीएफ पर ताकि एटीपी बने, पीएस1 इन्वॉल्व है। ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है, जैसे कि हमारी बुक में लिखा था यहाँ भी सेम ही है कि NADPH ATP यूज़ होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगी, G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा, केल्विन साइकिल C3 पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, रीज़न बता दिए हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स में C3 के साथ कुछ और पाथवे भी होते हैं, वो C4 हैं, ये हम आगे अगले वीडियोज़ में देखेंगे। केल्विन साइकिल की हम बात करें तो मेल्विन केल्विन ने बताया था और 1961 में इसे नोबेल प्राइज़ मिला था इस कारनामे पर। 3 फेजेज हैं, सेम फेजेज हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। तो पहला प्रोसेस राइबोलोज बिसफॉस्फेट में एडिशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, किसकी मदद से? रूबिस्को की मदद से। रूबिस्को के हमने काम देखा था केल्विन साइकिल में कार्बोडाइलेज का। ठीक है, सेम टू सेम बेटा, कोई बात डिफरेंट नहीं है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नेशनल एमडीकेट होगा तो कहाँ से आएगा। अगर आप अपनी सिंध और फेडरल को अच्छे से पढ़ लेते हैं, मेरी सजेशन होगी सिंध और फेडरल को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो नन अदर देन दीज 2 बुक्स। ओके जी, कार्बन फिक्सेशन के बाद हमने कहा था 3PGA बनेगा जिसकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन में सबसे पहले क्या होता है, हमने कहा था बेटा 6 ATP यूटिलाइज होते हैं, फिर 6 NADPH यूटिलाइज होते हैं, कंपाउंड बनता है G3P। ठीक है, फिर रीजनरेशन में जो G3P था ये 6 बने थे तो एक अलग हो जाता है और 5 यूटिलाइज होते हैं फिर से कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी यहाँ बता रहे हैं होल प्रोसेस केल्विन साइकिल का 3 मॉलिक्यूल यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। 6 मॉलिक्यूल्स NADPH के और 9 मॉलिक्यूल्स ATP के। तो यहाँ इसने लिख दिया है। ठीक है, पंजाब की बुक में देखें तो इन्होंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया। चीज़ें वही हैं बेटा, रिड्यूसिंग एसिमुलेटिंग पावर। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को बताने से पहले इन्होंने फोटो सिस्टम की, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अरेंजमेंट बता दी है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि इसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। रिएक्शन सेंटर के पास हमने कहा था क्लोरोफिल ए के साथ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रोटीन्स के साथ अटैच होता है। केमियोस्मोसिस की हम बात कर चुके हैं, यहाँ दोबारा बात की जाएगी। बाकी वही बातें बेटा कि 2 फोटो सिस्टम में PS1 जो है उसके पास मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्बेंस 700 नैनोमीटर थी और PS2 के पास थी 680। सेम बात है, कोई डिफरेंट नहीं है। साइक्लिक नॉन साइक्लिक ये भी सेम बात की हुई है, कोई डिफरेंस नहीं है। इन्होंने क्या किया, नॉन साइक्लिक के स्टेप बना दिए 6 स्टेप कि फोटो सिस्टम 2 से जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो इनके इलेक्ट्रॉन्स लीथ होंगे और फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आएंगे। अब होल बना दिया जाएगा, होल बन जाएगा PS2 के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में। उसको कौन फिल करेगा बेटा? वाटर। तो वाटर स्प्लिट होकर 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा। इस मैकेनिज्म को फोटोलाइसिस कहा था, कोई चीज़ चेंज नहीं। अब फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं इलेक्ट्रॉन चेन से, यानी PS2 से PS1 की तरफ। तो इसमें कौन कौन आते हैं? PQ। ठीक है, साइटोक्रोम का कॉम्प्लेक्स। अब इसको याद रखना बेटा, ये वाली लाइन आपके पास आ चुकी है, ये डिफरेंट है। देखो आसान कर लो, प्लास्टोक्विनोन और फेरोडॉक्सिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं, प्लास्टोसाइनिन में कॉपर होता है। बाकी बेटा वही प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने पढ़ा है वही बातें रिपीट हुई हैं, कोई नई बात यहाँ नहीं डिस्कस की गई है। जेड स्कीम, जिगजैग, ये सब कुछ हमने फेडरल से भी देखा। केमियोस्मोसिस को थोड़ा सा इन्होंने अलग से डिफाइन किया है कि साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, मैकेनिज्म एटीपी का केमियोस्मोसिस होगा जिसमें मेम्ब्रेन यूज होगी और रेडॉक्स रिएक्शन कपल होंगे एटीपी बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू द थाइलेकॉइड स्पेस। तो हमने देखा था जब पंप हो रहे थे तो थाइलेकॉइड स्पेस में आ गए थे। और अब इन हाइड्रोजन आयन को वापस जाना है, वापस जाने के लिए एटीपी सिंथेज यूज़ करेंगे। एटीपी सिंथेज यूज़ करेंगे तो हमने कहा कि मैकेनिज्म केमियोस्मोसिस
और एटीपी सिंथेसिस होती है। केल्विन साइकिल में कोई बेटा डिफरेंस नहीं दिया है, सब कुछ वही है। मेल्विन केल्विन ने दिया, पंजाब और फेडरल एक जैसा लिखा हुआ है। मैंने अभी कहा था आपकी दो मेन बुक्स रहेंगी, कौन सी बेटा? सिंध और फेडरल। कार्बन फिक्सेशन में कोई नई बात नहीं, वही सेम प्रोसेस मेरे बच्चों। रिडक्शन में सेम प्रोसेस, सेम कंपाउंड नेम्स। रीजनरेशन में सेम मैकेनिज्म। तो मैंने इसको मज़ीद इसलिए ऐड नहीं किया या मैं आगे इसको डिस्कस नहीं कर रहा कि ये हम अभी पढ़ चुके हैं, रिसेंटली हमने पढ़ा है। ठीक है, अब बस इसमें एक बात की है कि G3P ग्लेसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये सेम 3 कार्बन कंपाउंड है जो ग्लाइकोलाइसिस में यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में बनता है। जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज बनाने के लिए भी G3P चाहिए, ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो G3P में बनेगा, लेकिन G3P ग्लूकोज नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ ग्लूकोज, इज द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द केल्विन साइकिल। ठीक है, अब ये 3 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हुए थे, सब कुछ हमने कहा, यहाँ इसने बता दिया है कि अगर हम ओवरऑल देखें तो 3 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हुए हैं 5 कार्बन के, 6 मॉलिक्यूल G3P के। 6 मॉलिक्यूल G3P में 18 कार्बन होंगे, सिंपल है, C3 है बेटा और 6 मॉलिक्यूल तो 18 कार्बन, तो कोई इम्पॉर्टेंट बात तो यहाँ फिर से नहीं है। अब कह रहा है आउट ऑफ एवरी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P 1 मॉलिक्यूल लेफ्ट कर जाएगा ग्लूकोज बनाने के लिए और बाकी 5 जो हैं वो यूटिलाइज होंगे रीजनरेशन में। ये रीजनरेशन का मैकेनिज्म दिया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट बट टुडे। इसमें बेटा मैंने कोशिश की है कि आपके लाइट और डार्क रिएक्शंस कंप्लीट हो सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।